विंध्याचल की पहाड़ियों के चरणों में बसा किशनपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के एक किनारे पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। ये घर था रामू का। रामू एक सीधा साधा, संतोषी और बेहद मेहनती किसान था। उसके घर की दीवारों पर उसकी पत्नी राधा ने गेरू और खड़िया से सुंदर आकृतियां बनाई थी, जो घर की सादगी में भी चार चांद लगा देती थीं। उनका 7 साल का बेटा आर्यन गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज था और रामू अक्सर रात को लालटेन की रोशनी में उसे पढ़ते देख अपनी सारी थकान भूल जाता था। देखना राधा, हमारा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। वो तो बनेगा ही, पर उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार 3 वर्षों से बारिश ने किशनपुर के साथ दुश्मनी कर ली थी। सूखे के कारण जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। रामू के पास जो 3 बीघा जमीन थी, उसने अनाज उगाना बंद कर दिया था। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन स्थिति यहाँ तक आ गई कि घर में शाम का चूल्हा जलाने के लिए भी अन्न का दाना नहीं बचा। रामू अपने सूखे खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों आसमान की तरफ देखता रहता। शायद कोई बादल दिखाई दे जाए, पर आसमान साफ और बेदर्द बना रहता। उस शाम रामू जब घर लौटा तो उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। राधा, आज साहूकार ने भी अनाज देने से मना कर दिया। वो पुराना कर्ज मांग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल आर्यन को खाने में क्या दूंगा। हिम्मत मत हारिए। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर कोई नया रास्ता खोलता है। क्यों ना आप जमींदार काका से मिले? वे नेक इंसान हैं, शायद वे कोई रास्ता निकाल दे। अगली सुबह रामू भारी मन से जमींदार काका की हवेली पहुंचा। रामू ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। जमींदार काका ने एक लंबी सांस ली और बोले, रामू बेटा, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है। मेरे पास गांव के बाहर उस घने जंगल की सीमा के पास 10 बीघा जमीन है। जमीन बहुत उपजाऊ है, क्योंकि वहां पास ही एक छोटा नाला बहता है। लेकिन लोग वहां जाने से डरते हैं। वहां की घास आदमी के कद से ऊंची है और जहरीले सांपों का बसेरा है। गांव वाले उसे काल खेत कहते हैं। अगर तुम में साहस है तो तुम उस पर खेती कर सकते हो। फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। रामू के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने तुरंत हाथ जोड़कर सहमति दे दी और घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। राधा काका ने मुझे जंगल के पास अपनी 10 बीघा जमीन दे दी है। अरे, ये तो खुशी की बात है। हाँ राधा, मैं कल सुबह उस जगह पर जाऊंगा। अगले ही दिन वो अपनी कुदाल और हंसिया लेकर उस डरावने खेत में पहुंच गया। जमीन वाकई भयानक थी। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी वहां अंधेरा महसूस होता था। लेकिन रामू के दिमाग में सिर्फ आर्यन की भूख और राधा का चेहरा घूम रहा था। उसने पागलों की तरह झाड़ियां काटनी शुरू की। हफ्तों की मेहनत के बाद उसने जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ कर लिया। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और रात को चांदनी की रोशनी में घर लौटता। राधा उसके लिए मोटे अनाज की 2 रोटियां बांध देती, जिसे वो दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाता। धीरे धीरे वो बंजर और डरावनी जमीन एक उपजाऊ खेत की शक्ल लेने लगी। रामू बहुत खुश था कि अब उनके दिन फिरने वाले हैं। एक दोपहर जब रामू खेत के आखिरी कोने की झाड़ियां साफ कर रहा था, अचानक उसे किसी चीज के फुफकारने की आवाज आई। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखता, एक विशाल काले नाग ने उसके पैर के टखने पर तेजी से वार कर दिया। रामू के मुंह से एक चीख निकली। तभी राधा के मन में बेचैनी सी होने लगती है। हे भगवान, ये मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? रामू ने धोती का छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने पैर पर बांधने लगता है, लेकिन जहर का असर तेज होने के कारण वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने जोर से राधा और आर्यन का नाम पुकारा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रामू उस तपती दोपहर में उस निर्जन खेत के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर घर पर राधा का मन व्याकुल हो रहा था। उसकी बाईं आंख फड़क रही थी, जो किसी अनिष्ट का संकेत दे रही थी। शाम ढल गई, अंधेरा गहराने लगा, पर रामू नहीं लौटा।
राधा लालटेन लेकर गांव के चौराहे पर आई और चिल्लाने लगी, कोई मेरे रामू जी को देखो, वे अब तक खेत से नहीं लौटे। गांव के कुछ नौजवान जमींदार काका का वफादार सेवक घनश्याम और खुद जमींदार काका मशाले लेकर खेत की ओर भागे। जब वे काल खेत पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर राधा की चीख निकल गई। रामू बीच खेत में पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। गांव के वैद्य जी को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने रामू की नब्ज जांची, उसकी आंखों की पुतलियां देखी और सिर हिला दिया। राधा ने रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, वैद्य जी, कुछ कीजिए, मेरा सुहाग उजड़ने मत दीजिए। राधा बेटी, जहर बहुत गहरा है। मैंने लेप लगा दिया है और दवा भी दे दी है, लेकिन रामू अब एक ऐसी गहरी नींद में चला गया है जिसे प्रगाढ़ मूर्छा या कोमा कहते हैं। वो कब होश में आएगा ये कहना मुश्किल है। शायद कल, शायद 1 महीने बाद, या शायद कभी नहीं। रामू को घर लाया गया। वो एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। गांव के लोग सांत्वना देने आते, पर पीठ पीछे बातें करते। एक दिन गांव की कुछ औरतें राधा के पास आईं। उनमें से एक ने कहा, राधा, तू अभी जवान है, इस पत्थर की मूरत की सेवा में अपना जीवन क्यों गला रही है? इसे सरकारी अस्पताल छोड़ा और अपने मायके चली जा। आर्यन का भविष्य यहाँ कुछ नहीं है। राधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोधित होकर कहा, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही। ये मेरे पति हैं, मेरा देवता है। जब वे स्वस्थ थे तब उन्होंने हमारी हर जरूरत पूरी की। आज वे लाचार हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूं? माँ धरती ने अपना साथ छोड़ा है, राधा अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हम तो तेरा भला ही सोच रहे थे। खैर, आजकल तो किसी के बारे में सोचना गुनाह है। चलो बहनों, चलते हैं। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन असल समस्या अब शुरू हुई। घर में खाने का एक दाना नहीं था। आर्यन भूख से रोता तो राधा उसे पानी पिलाकर सुला देती। उसने अपने गहने पहले ही बेच दिए थे। एक दिन उसने अपनी सूनी कलाइयों को देखा और फिर खिड़की से बाहर उस काल खेत की ओर देखा जहां रामू का पसीना बहा था। उसने एक अटूट फैसला लिया। अगले दिन सुबह सुबह वो जमींदार काका के पास पहुंची। काका, अब उस काल खेत में काम मैं करूंगी। बेटी, तू पागल तो नहीं हो गई? एक औरत और हल चलाएगी? समाज क्या कहेगा? और वो खेत, वहाँ जंगली जानवरों और सांपों का डर है। तू नहीं कर पाएगी। काका, जब एक माँ और पत्नी अपनी गृहस्थी को डूबते देखती है तो वो पहाड़ों को भी चीर सकती है। समाज मुझे रोटी नहीं देगा, मुझे खुद कमानी होगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेटा, उस खेत में काम करते वक्त अपना ध्यान रखना। राधा का संघर्ष शुरू हुआ। ये अध्याय उसके जीवन का सबसे कठिन हिस्सा था। उसकी दिनचर्या किसी लोहे की मशीन जैसी हो गई थी। वो सुबह 3 बजे उठती, सबसे पहले रामू के शरीर को गीले कपड़े से पोंछती, उसे तरल जड़ी बूटियां पिलाती, फिर घर की सफाई और आर्यन के लिए रूखा सूखा नाश्ता बनाती। ठीक 5 बजे जब पूरा गांव सो रहा होता, राधा काल खेत में हल जोत रही होती। शुरुआत में उसके हाथों में बड़े बड़े खून भरे छाले पड़ जाए। वो हल नहीं खींच पाती थी। बैल भी किसी अजनबी के हाथ में होने के कारण नखरे करते थे। कई बार राधा खेत में ही गिरकर रोती, पर फिर रामू का शांत चेहरा और आर्यन की मासूमियत याद कर वो दोबारा खड़ी हो जाती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। सुखिया नाम का एक ईर्ष्यालु किसान अक्सर कहता, देखना, एक दिन इसे भी कोई सांप डस लेगा। पर राधा ने अपने कान बंद कर लिए थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब बड़े बड़े मर्द पेड़ों की छांव में आराम करते, राधा पसीने से तरबतर जमीन को उपजाऊ बना रही होती। खेत के काम के बाद वो दोपहर 2 बजे गांव लौटती और बड़े घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने जाती। शाम को 6 बजे वो घर लौटती, आर्यन को स्कूल का काम कराती, पर उसकी आंखों में जो संकल्प की चमक थी वो किसी दीपक से कम नहीं थी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद काल खेत अब वैसा नहीं रहा जैसा जमींदार काका ने दिया था। राधा ने वहाँ खाद डाली, नाले से पानी लाने के लिए छोटी नालियां बनाई। अब वहाँ हरी भरी फसल लहलहा रही थी।
गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो काम रामू नहीं कर पाया वो उसकी पत्नी ने कर दिखाया। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। फसल पकने को थी तभी गांव में भारी टिड्डी दल का हमला हुआ। पूरे गांव की फसलें बर्बाद होने लगी। किसान सिर पकड़कर रोने लगे। राधा ने हार नहीं मानी। वो पूरी रात खेत में रही, धुआं किया, थालियां बजाईं और अपनी फसल को एक एक दाने की तरह बचाया। उसी दौरान रामू की हालत और बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आया। वैद्य जी ने कहा कि अब इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, वरना इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। राधा के पास फसल बेचने के पैसे अभी आए नहीं थे। उसने जमींदार काका से विनती की, पर उनके पास भी अकाल के कारण नकदी की कमी थी। तभी राधा ने एक बड़ा बलिदान दिया। उसने अपनी उस जमीन के कागजात, जो रामू की जान से प्यारी थी, साहूकार के पास गिरवी रख दिए। उसने कहा, जमीन तो मैं दोबारा बना लूंगी, पर अगर रामू जी चले गए तो ये हरियाली किस काम की। शहर के अस्पताल में रामू का इलाज शुरू हुआ। राधा अस्पताल के फर्श पर सोती, बाहर मांग कर खाना खाती, पर रामू का साथ नहीं छोड़ा। डॉक्टरों ने कहा, ये एक मेडिकल चमत्कार है कि ये व्यक्ति अभी तक जीवित है। अस्पताल से लौटने के बाद रामू फिर से घर के उसी बिस्तर पर था। राधा ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो रोज रामू को बाहर की ताजी हवा में ले जाती, उसे खेतों की खुशबू सुंघाती और उसके कान में धीरे से कहती, देखिए, आपकी जमीन पर अब फसल कटने को तैयार है। आर्यन अब अपनी क्लास में अव्वल आता है। आप कब तक सोए रहेंगे? एक रात गांव में भारी बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। राधा रामू के पैर दबा रही थी और एक पुराना लोकगीत गुनगुना रही थी, जो रामू को बहुत पसंद था। अचानक उसने महसूस किया कि रामू के पैर के अंगूठे में कुछ हलचल हुई। राधा ठिठक गई। उसने दीपक की लौ तेज की। उसने देखा कि रामू की बंद पलकों के नीचे उसकी पुतलियां तेजी से घूम रही थीं। उसकी सांसें तेज होने लगी। राधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रामू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामू जी। तभी रामू ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वो कुछ पलों तक छत की कड़ियों को देखता रहा। फिर उसकी नजर पास बैठी राधा पर पड़ी। राधा का चेहरा पहचानना मुश्किल था। वो बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। रामू ने फटे हुए स्वर में कहा, राधा, तुम इतनी काली और दुबली कैसे हो गई? और मैं यहाँ कैसे? राधा के सब्र का बांध टूट गया। वो रामू के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आर्यन को जगाया। आर्यन अपने पिता के होश में आने की खबर सुनकर उनके गले लग गया। पूरे किशनपुर में जैसे दिवाली मन गई। रामू को ठीक होने में कुछ समय लगा। जब उसे राधा के पिछले कुछ वर्षों के संघर्ष, समाज के तानों और उसके हल चलाने की बात पता चली, तो वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, राधा, तुम साधारण औरत नहीं हो, तुम साक्षात देवी हो। तुमने ना केवल मेरी जान बचाई, बल्कि हमारे बेटे का भविष्य और मेरी जमीन का सम्मान भी बचाया। अब रामू और राधा दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगे। उनकी मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे अमीर बना दिया। उन्होंने साहूकार से अपनी जमीन वापस ली। आर्यन की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। वो जिला मुख्यालय के बड़े स्कूल में गया, फिर कॉलेज और अंत में उसने सिविल सेवा की परीक्षा दी। 20 साल बाद किशनपुर गांव का नक्शा बदल चुका था। गांव में बिजली आ गई थी और पक्की सड़कें बन गई थी। आज गांव के बाहर एक बहुत बड़ा शामियाना लगा था। पूरे जिले के बड़े बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। आज किशनपुर के लाल आर्यन, जो अब उस राज्य का कलेक्टर बन चुका था, उसका स्वागत समारोह था। जब आर्यन मंच पर पहुंचा तो उसने अपनी उपलब्धियों का श्रेय किसी किताब या गुरु को नहीं दिया। उसने माइक संभाला और भारी आवाज में कहा, आज आप जो ये नीली बत्ती वाली गाड़ी और मेरा पद देख रहे हैं, इसके पीछे मेरी नहीं, मेरी माँ की तपस्या है। लोग कहते हैं कि सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है। मैं कहता हूँ सफलता के पीछे मेरी माँ के हाथों के वे छाले हैं, जो उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए हल चलाकर कमाए थे। आर्यन मंच से उतरा और भीड़ के बीच में बैठे अपने साधारण से दिखने वाले बूढ़े माता पिता के पास गया। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और अपने माता पिता के गले लगा। पूरे गांव की आंखों में आंसू थे और तालियों की गूंज आसमान छू रही थी।
रामू ने राधा का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, देखा राधा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। राधा ने मुस्कुराकर अपनी धुंधली आंखों से अपने बेटे और पति को देखा। उसे आज अपने उन सारे दुखों और छालों का फल मिल गया था।